हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जिसके अंदर में आप लोगों से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बिहार में इन सभी जगहों पे योगदान क्या था, बिहार का योगदान क्या था, उस तरीके के जो प्रश्न है उनको भी हम लोग यहाँ पर में देखेंगे। तो चलिए जल्दी से हम लोग हमारे आज के सेशन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर में जुड़ चुके हैं। जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे मैं देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स, कंटिन्यूअसली जुड़ते जा रहे बच्चे और बहुत सारे बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया। एक बार हाथ ऊपर करके बता देंगे फ्रेंड जितने भी लोग हैं जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है। ठीक है, ये पूरा का पूरा सेशन आप सभी लोगों को समर्पित। जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। ठीक है, ताकि हम इसी तरीके से और मेहनत के साथ में आप लोगों के लिए करते रहे। क्योंकि फ्रेंड्स कल रात भर बैठकर जब मैंने ये सेशन आप लोगों के लिए क्रिएट किया तो मैं ये सोच रहा था कि हम क्या आज 5,000 तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि जिस दिन 5,000 हो जाएंगे हमने टीम से प्रॉमिस किया हुआ है, टीचिंग परीक्षा टीम से, कि आप लोगों के लिए 20 जो टॉप इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है और 12 की 12 अनुसूची है, ये सारे आपको याद करवा के देंगे अगले ही दिन। तो सभी बच्चों ने जल्दी से सेशन को शेयर कर देना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। देखिए यहां पर मैं आप लोगों से बोला गया है कि मंगल पांडे को ब्लैंक को बैरकपुर में ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए फांसी दी गई थी। ठीक है, देखिए यहां पर मैं मंगल पांडे वाज हैंग टू डेथ फॉर अटैकिंग ब्रिटिश ऑफिसर्स इन बैरकपुर ऑन। ठीक है, तो बताइए यहां पर मैं मंगल पांडे को जो है फांसी कब दी गई थी? 21 मार्च 1857 को, 23 मार्च 1857 को, 8 अप्रैल 1857 को, मोर देन वन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव। तो फांसी कब दी गई थी मंगल पांडे को? तो आंसर जो है फ्रेंड्स यहां पर में केवल 55% लोगों ने लगाया है। आंसर हो जाएगा 8 अप्रैल 1857 को। ठीक है, फांसी दी गई थी। उन्होंने हमला कब किया था? हमला जो है वो किया था 29 मार्च को। ठीक है, बैरकपुर के अंदर में। फिर उनको जो है फांसी दी गई। फांसी की जो डेट थी थोड़ा सा आगे थी, लेकिन उसको प्रीपोन किया गया ताकि और कोई विद्रोह ना हो जाए। ठीक है, तो आप लोगों को देखिए यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि मंगल पांडे कौन से बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जो है मेंबर थे, ये आप लोगों से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि मंगल पांडे को फांसी दी कहाँ गई थी? बैरकपुर के अंदर में दी गई थी। ठीक है, बंगाल के अंदर में लोकेटेड है ये। इसके अलावा आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कौन से तारीख को इन्होंने हमला किया था? तो हमला जो है फ्रेंड्स उन्होंने 29 मार्च 1857 को किया था। ठीक है, यहाँ पर मैं आप देख सकते हो 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने जो है बगावत कर दी थी। 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है, बैरकपुर के परेड ग्राउंड में। चलिए, तो ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को बताना है कि कौन से नंबर की बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के मेंबर थे। कमेंट करके जल्दी से बताएंगे आप सभी के सभी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। आजाद दस्ता की स्थापना किसने की थी? जल्दी से बताएंगे आप लोग ताकि हम लोग आगे बढ़ सके जल्दी से। आजाद दस्ता जो है फ्रेंड्स, आजाद दस्ता, इसकी स्थापना जो है मैं आपको बता दूं 1942 के अंदर में हुई थी, जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय में, ठीक है, जो जयप्रकाश नारायण थे इनको हजारीबाग जेल के अंदर में बंद कर दिया गया था। हजारीबाग जेल के अंदर में बंद कर दिया गया था उनको। वहां से वो भागने में, फरार होने में कामयाब हुए और नेपाल का जो तराई इलाका है, बिहार और नेपाल के बीच की बॉर्डर वाला जो इलाका है, वहां पर में जाकर उन्होंने आजाद दस्ता की स्थापना की थी। तो 2-3 क्वेश्चन यहां पर में क्लियर हो जाते हैं। आजाद दस्ता की स्थापना जो है जयप्रकाश नारायण ने की थी। जयप्रकाश नारायण कौन सी जेल में बंद थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय में? हजारीबाग जेल के अंदर में। उसके बाद में जो है फ्रेंड आजाद दस्ता कौन से आंदोलन के समय का है? क्विट इंडिया मूवमेंट के समय का है, ये याद रखना है। जयप्रकाश नारायण को हीरो ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट भी कहा जाता है। हीरो ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। हीरोइन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट किसको बोलते हैं आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 3 मिनट के अंदर में फ्रेंड 1400 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं। यहाँ पर में 1100 से ज्यादा आप लोगों ने लाइक्स कर दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी बच्चे जो ये 1100 लॉयल बच्चे जिन्होंने 3 मिनट के अंदर में सेशन को लाइक कर दिया, जल्दी जल्दी से हाथ ऊपर करके बता देंगे। ठीक है, चलिए ये पूरा सेशन आप लोगों को समर्पित। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड, भारत के संविधान के सुलेखक कौन थे? सुलेखक का मतलब होता है जिन्होंने अपनी प्यारी सी हैंडराइटिंग के अंदर में हमारे संविधान को लिखा है। तो हमारा संविधान हस्तलिखित था। ठीक है, आपको बताना है कि जो मूल कॉपी है संविधान की, ठीक है, मूल संविधान को हाथ से लिखा था उन्होंने। कॉन्स्टिट्यूशन हॉल के अंदर में अभी भी ये जो है रखा हुआ है फ्रेंड्स, ये संविधान इनका ओरिजिनल वाला। उनके हर पेज के ऊपर में उनकी साइन भी है। ठीक है, तो प्रेम बिहारी, ठीक है, नारायण रायजादा, ये इनका नाम था जिन्होंने जो है फ्रेंड सुलेखन किया है, मतलब अपने प्यारी सी राइटिंग के अंदर में इसको लिखा है। तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर, ठीक है, डी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने सुलेखन किया है और हर इसके ऊपर में आपको इनका नाम भी देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, उनका जो हस्तलिखित
संविधान है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर में, ये इस तरीके से इन्होंने ये पूरा का पूरा लिखा है। ये उनकी उनकी ओरिजिनल राइटिंग, ऐसा लग रहा है ना आप लोगों को कि टाइप किया हुआ है, लेकिन एक्चुअल में इनकी राइटिंग है, ठीक है, ओरिजिनल राइटिंग। तो आप यहाँ पर में देख पा रहे होगे ओरिजिनल राइटिंग, तो प्रेम बिहारी रायजादा। ओके, चलिए, ओरिजिनल संविधान जो है फ्रेंड्स इंग्लिश में लिखा गया था, तो इंग्लिश वाला जो है उसकी बात हो रही है यहाँ पर में, इंग्लिश वर्जन जो था उसका, ठीक है। तो ये एक पॉइंट था जो आप लोगों ने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लॉयर हु अपीयर्ड इन द फेवर ऑफ आईएनए ट्रायल्स। देखिए क्या हुआ था ना कि इंडियन नेशनल आर्मी, आपको पता है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना मोहन सिंह ने की थी, मोहन सिंह ने। बाद में जो है फ्रेंड्स धीरे धीरे होते हुए ये पहुंची सुभाष चंद्र बोस के पास में, सुभाष चंद्र बोस इनके पास में पहुंचती है। सुभाष चंद्र बोस ने जापान की मदद से भारत के ऊपर में आक्रमण कर दिया था, अंग्रेजों के ऊपर में, बेसिकली भारत को आजाद कराने के लिए। तो आईएनए हार गई थी, इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज हार गई, और इनके कई सारे लोगों को पकड़ लिया गया था। उनके ऊपर में मुकदमा चलाने के लिए वो लाया गया लाल किले पर दिल्ली में। जब उन पर मुकदमा हो रहा था तो कौन थे जो उनकी पैरवी कर रहे थे, जो उनके मुकदमे को लड़ रहे थे, ये आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है। तो इनके मुकदमे को लड़ रहे थे यहां पर में अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, तो जो मेन वकील थे वो थे भानुभाई देसाई। लेकिन भानुभाई देसाई अकेले वकील नहीं थे, इनके साथ में जो है फ्रेंड्स आप लोगों को भूला भाई देसाई जो है फ्रेंड्स, ये इनके अकेले वकील नहीं थे। भूला भाई के साथ में जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं कि तेज बहादुर सप्रू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, कैलाश नाथ काटजू, ठीक है, तो के एन काटजू, उसके अलावा जो है फ्रेंड्स आसिफ अली, ठीक है, ये ऐसे लोग थे जो वकील थे, लेकिन इन्होंने वकालत छोड़ दी थी। कई सालों के बाद में उन्होंने फिर से वकालत शुरू की, जस्ट इस केस के लिए, ठीक है, इस केस के लिए उन्होंने कोट पहना और वो उनको बचाने के लिए गए। लेकिन जो मेन वकील थे, मुख्य वकील थे, वो भूला भाई देसाई ही थे, ये याद रखना है आप लोगों ने, भूला भाई देसाई। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि उस समय में कर्नल प्रेम सहगल, ठीक है, उसके बाद में मेजर जनरल शहबाज खान, ठीक है, कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लो, ऐसे लोग थे जिनके ऊपर में मुकदमा चलाया जा रहा था। ये और भी लोग थे लेकिन ये मेन लोग थे। तो प्रेम सहगल, ठीक है, गुरबख्श सिंह ढिल्लो, ठीक है, और शहबाज खान, ऐसे लोग जो इंडियन नेशनल आर्मी के थे सुभाष चंद्र बोस के अंदर में, सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज में, जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, ठीक है। चलिए, तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि आंसर हो जाएगा भूला भाई देसाई, भूला भाई देसाई आंसर एग्जाम के अंदर में ये पूछा जाता है, प्लीज एक बार लिख लेंगे आप लोग। इसके अलावा जो है आईएनए के मुकदमे की शुरुआत कब हुई थी, तो 1945 में हुई थी फ्रेंड्स, ये याद रखना आप लोगों ने। 1945 के अंदर में लाल किले के अंदर में ये मुकदमा चलाया गया था, ठीक है, लाल किले के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। तो भूला भाई देसाई, ये याद रखना है आप लोगों ने, कभी भी आपको भूलना नहीं है, भूला भाई देसाई जो है इनका नाम है, ठीक है। और साथ में बहुत सारे और भी वकील आ गए थे, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू जैसे जो लोग थे, के एन काटजू टाइप के, लेकिन मेन वकील भूला भाई देसाई थे। नाउ इन द कम्युनल अवार्ड एंड पुना पैक्ट, ठीक है, हाउ मेनी सीट्स वर अलोकेटेड फॉर डिप्रेस क्लासेस। देखिए अब ध्यान से समझना आप लोग, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, 8 मिनट के अंदर अंदर में आप लोगों ने 2100 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं और करीब करीब 1500। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे आप लोग, बहुत पास में हम लोग 1500 के, ठीक है, सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे तो हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो यहां पर मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि कम्युनल अवार्ड जो है, कम्युनल अवार्ड, ये क्या था, जो अंग्रेजों ने जो दलित कम्युनिटी थी, ठीक है, उनको एक ऑफर दिया था कि आपको हम क्या करते हैं, एक हिंदुओं से अलग मान लेते हैं, हिंदू अलग और दलित कम्युनिटी जो है जिनको अछूत माना जाता था, उन लोगों को अलग हम मान लेंगे। इससे क्या होता कि हिंदू और दलित हमेशा के लिए अलग हो जाते, दलितों को एक जो है प्रकार का रिजर्वेशन मिल जाता, सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाता, जो आरक्षण या रिजर्वेशन है उससे भी कई ज्यादा ऊपर की चीज थी। कम्युनल जो रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, या फिर आपको बता दूं कि सांप्रदायिक जो एक तरीके से जो अधिकार क्षेत्र दे दिया जाता है, उसके अंदर में क्या होता है कि जो कम्युनिटी का व्यक्ति इलेक्शन में खड़ा है उसी कम्युनिटी के लोग वोट देंगे, बाकी लोग वोट नहीं देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो यहाँ पर में कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया गया था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया था, वो मुस्लिम्स को दिया गया था 1909 के अंदर में, ठीक है। अब क्या होता अगर ये कम्युनल अवार्ड जो कि अंग्रेजों ने लेकर आया था दलितों के लिए, कि दलितों को हम जो है क्या करेंगे, 71 सीट्स के ऊपर में, ठीक है, 71 सीट्स के ऊपर में हम जो है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन देंगे, मतलब कि वो सीट उनके लिए ऐसी इस तरीके से रिजर्व हो जाएंगी कि वहां पर में केवल दलित लोग खड़े हो पाएंगे और केवल दलित लोग ही वोट दे पाएंगे। अब क्या हुआ कि ये अंग्रेजों ने जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मांग के ऊपर में इसको बात को स्वीकार कर लिया।
गांधी जी को इस बात पे ऐतराज था। गांधी जी ने कहा कि अगर इस तरीके से दलितों को अलग कर दिया गया हिंदू समाज से, तो वो हमेशा के लिए हिंदू समाज अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, हिंदू अलग हो जाएंगे और दलित अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो गांधी जी पूना की यरवड़ा जेल के अंदर में भूख हड़ताल पे बैठ गए। फिर बाद में आपको पता है फ्रेंड्स कि पूना की यरवड़ा जेल के अंदर में जब गांधी जी भूख हड़ताल पे बैठ गए, तो गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में पूना समझौता हुआ, पूना पैक्ट। इसमें गांधी जी ने क्या ऑफर किया कि भाई देखो, 71 कम्युनल अवार्ड के तहत आपको सीट दी जा रही है दलितों को, हम क्या करते हैं इसको जो है 71 की जगह पे 147 कर देते हैं, लेकिन आप हिंदुओं में ही रहिए, मतलब हिंदू हिंदू जो सीट्स है उसमें 147 सीट रिजर्व रहेंगी किसके लिए? डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, मतलब कि जो दलित है, ठीक है, अछूत जिनको माना जाता है, उन लोगों के लिए। तो 71 सीट कम्युनल अवार्ड ने दी थी। गांधी जी ने थोड़ा सा और जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बढ़ा के दिया 147 सीट, लेकिन हिंदुओं के अंदर में रहकर, मतलब कि वहां पर में खड़े दलित लोग होंगे, लेकिन वोट दलित और हिंदू दोनों मिलाकर देंगे, लेकिन सीट बढ़ा दी। तो आखिरकार मतलब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसके भी पक्ष में नहीं थे, वो चाहते थे कि अलग ही करे, लेकिन गांधी जी की हालत बिगड़ते जा रही थी, इस वजह से उन्होंने जो है इस बात को मान लिया। तो कम्युनल अवार्ड में जो रैमसे मैकडोनल्ड थे उस समय के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, उन्होंने 71 सीट दी थी। ठीक है, जिसको पूना पैक्ट के अंदर में गांधी जी ने कितना देने का जो है वादा किया? 147 हिंदुओं की सीट में से, ताकि दोनों एक साथ ही रहे। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, कि कम्युनल अवार्ड के अंदर में 71 सीट जो है वो प्रस्तावित की गई थी डिप्रेस्ड क्लास के लिए, दलित वर्ग के लिए, लेकिन पूना पैक्ट में इसको बढ़ाकर 147 कर दिया गया, लेकिन हिंदुओं के अंदर में रहकर, मतलब हिंदुओं के साथ में रहकर, अंदर में भी नहीं बोल सकते, साथ में रहकर। ये चीज समझ में आई क्या? हाथ ऊपर करके बताएंगे जल्दी जल्दी से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि यहाँ इस क्वेश्चन को 90% लोग जो है वो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, या करते नहीं है, या गलत करके आते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता कि क्वेश्चन में बोला क्या गया है। बट मैंने आप लोगों को एक एक पॉइंट समझाया कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। समझ में आया आप लोगों को इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? ये भी मैंने आपको समझा दिया। 11 मिनट के अंदर में फ्रेंड्स हम लोग 2400 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं। मैं आपको बता दूं आज बहुत अच्छा मौका है, आप सभी बच्चे, अगर हर एक बच्चा एक एक जगह पे भी शेयर कर देगा ना, आज हम लोग 5000 का आंकड़ा पार कर सकते हैं। और जैसे ही 5000 का आंकड़ा, लाइक और लाइव दोनों का 5000 का आंकड़ा पार हो जाएगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं अगले ही दिन मैं आप लोगों के लिए 20 इंपॉर्टेंट वाले आर्टिकल्स उनके क्वेश्चंस के साथ में और 12 के 12 अनुसूची आप लोगों को याद करवा के दूंगा। ठीक है, चलिए, तो ये पूरी चीज थी फ्रेंड्स। आप लोगों का आंसर जो है इसका हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये याद रखना है, बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग सी चीज भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय की मैं आपको याद करवा देना चाहता हूं, आज के आज ही, हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, ध्यान से समझना आप लोगों ने ये क्या चीज है। देखिए यहां पर मैं, कांग्रेस ने 1937 के चुनाव में भाग लेकर कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था? देखिए 1937 में चुनाव हुए थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, 1935 के जरिए चुनाव कब हुए? 1937 में। भारत के 11 प्रांतों के अंदर में जो है फ्रेंड्स चुनाव हुए थे, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, ठीक है, भारत के 11 प्रांतों के अंदर में चुनाव हुए। अब ये 11 प्रांत कौन कौन से थे ये आप लोगों को थोड़ा सा मैं, ठीक है, ये बता दूं यहां पर मैं अगर, तो एक था दक्षिण भारत के अंदर में, ठीक है, मद्रास प्रांत, मद्रास मद्रास था। ठीक है, यहां पर में था मध्य प्रांत, सेंट्रल प्रोविंस। ठीक है, यहां पर में था बॉम्बे प्रांत, बॉम्बे प्रोविंस, बॉम्बे। ठीक है, इधर में बिहार उड़ीसा, बिहार उड़ीसा। ठीक है, यहां पर में था यूनाइटेड प्रोविंस, यूपी। ठीक है, यूपी था। इसी इधर साइड में था आसाम। ठीक है, आसाम। इधर में बंगाल। ठीक है, बंगाल। यहां पर में एक था सिंध, सिंध। ठीक है, यहां पर में था पंजाब, पंजाब। यहां पर में था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। ठीक है, अभी जो अलग अलग राज्य है, ठीक है, इनमें से कहां पर में किसकी सरकार बनी इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो कांग्रेस ने कौन कौन से जगहों पे सरकार बनाई थी? कांग्रेस ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत कहां कहां पर में मिला? एक तो मिला था फ्रेंड सेंट्रल प्रोविंस में, मद्रास के अंदर में। ठीक है, उसके बाद में जो है बिहार में मिला। ठीक है, उड़ीसा के अंदर में मिला था, ये याद रखना है, यूनाइटेड प्रोविंस के अंदर में। तो ये 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। कांग्रेस को 11 में से 5 राज्यों के अंदर में पूर्ण बहुमत मिला। कौन कौन से हैं? ठीक है, 5 राज्य मेरे, देखो अभी मैं आपको अभी के अभी इसका क्वेश्चन कराऊंगा, इसीलिए मैं आपको इतना डिटेल में बता रहा हूं। हर एक बच्चा आंसर करेगा, यहां पर मैं कमेंट के अंदर में आंसर करेगा, क्योंकि कमेंट में आंसर करोगे तभी ज्यादा अच्छे से याद रह पाएगा। देखो, मद्रास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो है बहुमत मिला। ठीक है, बॉम्बे में मिला था कि नहीं मिला था? बॉम्बे में बाद में मिली जुली सरकार बनाई उन्होंने। सेंट्रल प्रोविंस मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रांत है, वहां पर में बहुमत मिला।
ठीक है, उड़ीसा में, बिहार में और यूपी में, ये 5 राज्यों में जो है पूर्ण बहुमत मिला था। ठीक है, लेकिन उन्होंने सरकार और भी जगह पे बनाई। कहां पर में? बॉम्बे में मिली जुली सरकार बनाई। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। आसाम में मिली जुली सरकार बनाई, और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत जिसको बोलते, वहां पर में मिली जुली सरकार बनाई। तो मिली जुली सरकार 3 जगहों पे बनाई गठबंधन की सरकार, और 5 जगह पे पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। तो टोटल कितने जगहों पे सरकार बनाई थी, जल्दी बताइए आप लोग। कौन से कितने जगहों पे पूर्ण जो है बहुमत की सरकार बनाई? ठीक है, 5 जगहों पे पूर्ण बहुमत, और मिली जुली सरकार बनाई 3 जगहों पे, आसाम में, बॉम्बे में और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के अंदर में। ऐसे कौन से 3 प्रांत, 11 में से 8 में सरकार बन गई कांग्रेस की, ऐसे 3 प्रांत अभी भी बच गए जहां कांग्रेस की सरकार बनी ही नहीं। मुझे बताओ कि कौन से है जहां पर में कांग्रेस की सरकार ही नहीं बनी। तो कांग्रेस की सरकार नहीं बनी कहां में? ठीक है, सिंध में नहीं बनी, पंजाब में नहीं बनी, और बंगाल में नहीं बनी। ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं इतना डिटेल में, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंध में, पंजाब में और बंगाल में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी 1937 के चुनाव के बाद। सिंध, बंगाल, पंजाब। ठीक है, चलिए, तो 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर में पूर्ण बहुमत मिला था, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे मैं आपको और क्वेश्चंस की तरफ में लेकर चलता हूं। ये जो 8 राज्यों में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, वो कितने महीने तक चली? ठीक है, वैसे तो इसको पूरे 5 साल तक चलना था, लेकिन 5 साल तक ये पूरी सरकार नहीं चली। ठीक है, 1937 के प्रांतों में कांग्रेस ने 5 राज्यों के अंदर में पूर्ण बहुमत की, और 3 राज्यों में मिली जुली सरकार बनाई थी। ठीक है, टोटल 8 राज्यों में सरकार, 8 के 8 राज्यों की सरकारों ने इस्तीफा दे दिया एक साथ। ठीक है, कितने महीने बाद? तो 28 महीने बाद जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया सरकार बनने के 28 महीने के अंदर में। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स, भारत के उस समय के जो वायसराय थे, वायसे रॉय, लॉर्ड लिन लिथ गो, लिन लिथ गो, उन्होंने क्या घोषणा कर दी कि भारत वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर में लड़ेगा। क्यों लड़ेगा भाई? हमारा लेना ना देना। ठीक है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। भारत जो है, भारत के ऊपर में भारत का कोई लेना नहीं देना नहीं, और भारत जो है वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर में ब्रिटेन के तरफ से लड़ेगा। तो इसके विरोध में कि भाई भारतीय लोगों से पहले पूछ तो लो। ठीक है, भारत को वर्ल्ड वॉर 2 की पार्टी घोषित कर दिया जबरदस्ती। तो इसके विरोध में जो है फ्रेंड्स, हम लोगों ने 28 महीने, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस की जितनी सरकारें थी, उन्होंने 28 महीने के बाद में इस्तीफा दे दिया था। तो 28 महीने जो है ये सरकार चली थी, ये याद रखना है आप लोगों ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं देखिए 17 मिनट के अंदर में 2900 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर में जुड़ चुके हैं। मुझे लग रहा है कि आज हम लोग जो है 5000 का आंकड़ा पार कर सकते हैं। हर एक बच्चा जल्दी से जहां भी शेयर कर सकता है, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, अपने लाइब्रेरी के ग्रुप, हर जगह पे जल्दी से शेयर कर देंगे। ठीक है, 2-2, 3-3 बार शेयर करते रहिए जल्दी जल्दी से, ताकि आज हम 5000 का आंकड़ा पार कर सके, और जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे आप लोग। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जिन बच्चों ने ध्यान से ये लेक्चर देखा है अभी, ठीक है, वो बच्चे इसका आंसर कर पाएंगे। वह प्रांत का नाम बताइए जहां 1937 के चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी, वहां सरकार नहीं बना पाई थी। देखिए, आप लोग आंसर करिए इसका। मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि 5 राज्य ऐसे थे जहां पर में पूर्ण बहुमत मिला था। एक तो था मद्रास, नीचे से अगर मैं स्टार्ट करूं तो मद्रास, ठीक है, सेंट्रल प्रोविंस, मध्य प्रांत, ठीक है, उड़ीसा था, उड़ीसा, बिहार के अंदर में भी पूर्ण बहुमत मिल गया था। पहले बनाई नहीं सरकार, लेकिन बाद में बना दी थी। ठीक है, उसके बाद में जो है फ्रेंड्स यूपी, यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है, जो था उसके अंदर में, इसमें पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। ठीक है, इन 5 राज्यों में। फिर उसके बाद में 3 राज्य ऐसे थे जहां मिली जुली सरकार बनी। एक तो बॉम्बे, मिली जुली सरकार, गठबंधन की सरकार बनी। आसाम के अंदर में भी गठबंधन की सरकार बनी। और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत बोलते थे, बड़ा लंबा सा नाम था उस राज्य का, उस प्रांत का नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, NWFP। ठीक है, तो इनमें भी कांग्रेस की सरकार बन गई थी टोटल 8 जगहों पे। तो कहां पर में सरकार नहीं बनी थी? बंगाल में नहीं बनी थी, बंगाल में, सिंध में और पंजाब में। कितने लोगों ने सही आंसर लगाया? हाथ ऊपर करके बताओ मुझे। मतलब आपको समझ में आ रहा है, आप लोग सीख रहे हो चीजें, आप समझ पा रहे हो चीजों को। ठीक है, आप एक्चुअल एग्जाम के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो अभी। ठीक है, एग्जाम के क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर पा रहे हो। तो मैंने आपको बताया कि पूर्ण बहुमत कहां कहां मिला, कहां गठबंधन की सरकार बनाई। ठीक है, अब ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, अलग 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 एग्जाम्स के अंदर में आए हुए हैं। तो आप लोगों को कॉन्फिडेंस फील करना है कि आप लोग आगे बढ़ते जा रहे हो। एक क्वेश्चन और देखिए आप लोग। ठीक है, पीसीएस एग्जाम के अंदर में आया हुआ है, और ये ऐसे ही एग्जाम से क्वेश्चन, अलग अलग एग्जाम से क्वेश्चन उठा के पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, 3100 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं, 2200 से ज्यादा आप लोगों ने लाइक कर दिए फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया। 5000 के आंकड़े के हम लोग पास पहुंचते जा रहे हैं, लाइक्स और लाइक दोनों में। ठीक है, जितने भी बच्चे हैं अपना अपना योगदान देते रहेंगे। 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? सरकार की बात नहीं हो रही अभी, अब बात हो रही है पूर्ण बहुमत। पूर्ण बहुमत मिला था 5 राज्यों के अंदर में। ठीक है, पूर्ण बहुमत 5 राज्यों के अंदर में मिला था। तो ये 5 राज्य थे मद्रास, ठीक है, सेंट्रल प्रोविंस, उड़ीसा, बिहार और यूपी। ठीक है, तो
सेंट्रल प्रोविंस में तो पूर्ण बहुमत मिला था, बिहार में भी मिला था, मद्रास, पंजाब में तो सरकार भी नहीं बनी थी, पूर्ण बहुमत तो दूर की बात है, ठीक है, पंजाब में तो सरकार भी नहीं बनी थी, तो आंसर हो जाएगा पंजाब, सी, ठीक है। 81% लोगों ने सही आंसर दिया है। ये है पौवा टीचिंग परीक्षा का। आप लोग देखिए पावर, कितना बढ़िया तरीके से आप लोग आंसर कर रहे हो। 81% लोग जो है इतने हाई लेवल क्वेश्चंस का आंसर कर पा रहे हो, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया, आपको याद हो गई ये चीजें, ओके, तो ये बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी लोगों को। अब मैं इससे भी एक हाई लेवल क्वेश्चन आपसे और पूछता हूँ, एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। आप लोग सब तैयार हो, ठीक है, वॉरियर हो आप लोग, टीचिंग परीक्षा के वॉरियर्स हो आप लोग, लड़ाकू हो टीचिंग परीक्षा के, ठीक है। धीरे 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 एक एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हो आप लोग। अब इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग। आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय जो जो है ना, यहाँ पर में कांग्रेस ने 1937 में मंत्रिमंडल का गठन नहीं किया था। कहां पर में गठन नहीं किया, कहां पर में सरकार नहीं बनी, ये बताइए आप, कौन सी जगह है जहां पर में सरकार नहीं बनी। और आप लोगों को सभी को पता है फ्रेंड्स कि कल करंट अफेयर की क्लास है, लाइव ओनली क्लास होंगी कल आप लोगों की करंट अफेयर की, सक्सेस परीक्षा चैनल पे। सक्सेस परीक्षा में आपको बता दूं फ्रेंड्स, प्राउडली आप सभी लोगों को कांग्रेचुलेशन, सक्सेस परीक्षा उस पर अब तक एक भी वीडियो नहीं गया है, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स सक्सेस परीक्षा पे हम लोग 3181 अभी जो यहाँ पर में लगाया है, उन्होंने स्क्रीनशॉट लगाया है, आप देख रहे हो कि बिना कोई वीडियो डाले अब तक हम लोग जो है 3000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। तो आप लोग देखिए कितना पावर है आप लोगों के अंदर में, अब तक एक भी वीडियो नहीं गया उसके ऊपर फिर भी, ठीक है। तो कल देखिए आप लोग की, कल जब वीडियो जाएगा तो फिर आप लोग कितना ज्यादा उसके ऊपर में प्रतिशत देख पाओगे। तो कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी लोगों को, एक यूनिक चीज है, बिना बिना कोई वीडियो का चैनल, 3000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स उसके अंदर में, आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको समर्पित ये पूरा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंस ऑफ इंडिया डिड नॉट हैव अ कांग्रेस मिनिस्ट्री। तो देखिए सेंट्रल प्रोविंस में और उड़ीसा में तो कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है, उड़ीसा में थी, बंगाल में नहीं थी, ठीक है, सेंट्रल प्रोविंस में थी, पंजाब में नहीं थी। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बंगाल, पंजाब और सिंध, ठीक है, बंगाल, पंजाब और सिंध, ये याद रखना आप लोगों ने फ्रेंड्स। ये 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर में, या 3 प्रांत ऐसे हैं जहां पर में कांग्रेस की सरकार बन ही नहीं पाई, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। बी, कितने लोगों ने सही आंसर किया है, 83%, क्या बात है, देखिए मतलब कंपटीशन क्या टफ हो गया, बढ़ गया एकदम। आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। उससे पहले आपको बता दूं कि कल आप लोगों का जो है फ्रेंड्स करंट अफेयर्स होने वाला है। हम लोग पूरा 6 महीने का करंट अफेयर देखेंगे, 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक, ठीक है। हर एक ऑप्शन, मतलब एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं रहेगा जो करंट में ना, न्यूज में ना रहा हो। हम हर ऑप्शन को जो है डिटेल में जाकर उसका रिवीजन करेंगे, फिर उन ऑप्शन के ऊपर में बेस्ड जब क्वेश्चन आएगा तब आप लोग आंसर कर पाओगे, वही के वही आपकी रिवीजन हो जाएंगी। और इसके तुरंत बाद लाइव ओनली क्लास रहेंगी आप लोगों की, ठीक है, जो बच्चा लाइव आएगा वो देख पाएगा पूरा इसको अच्छे से। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इसके तुरंत बाद आपकी एक टेस्ट होगी, जिसके अंदर में आप लोगों में से कौन बच्चा ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, किसने अच्छे से पूरा सेशन किसने अच्छे से देखा है, वो समझ में आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो ये जो है फ्रेंड्स हम लोग कल करने वाले हैं सक्सेस परीक्षा चैनल। तो सक्सेस परीक्षा चैनल आप सर्च भी कर लोगे इस सेशन के बाद में, और उसको सब्सक्राइब कर लोगे जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, एकदम स्पीड में आंसर करोगे आप लोग। भारतीय स्वतंत्रता के समय, तो भारत आजाद कब हुआ, 1947 के अंदर में, ठीक है। तो 1947 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, ये आप लोगों का आंसर जो है स्पीड में आ जाना चाहिए। तो भारत की स्वतंत्रता तक के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, ठीक है, नहीं, ठीक है, क्लीमेंट एटली। विंस्टन चर्चिल जो है फ्रेंड्स 1942 के अंदर में जब वर्ल्ड वॉर हो रहा था, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 उस समय में थे। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स पाल्मरस्टन करके एक व्यक्ति थे, पाल्मरस्टन जो थे, ठीक है, 1857 के समय में। तो पाल्मरस्टन थे 1857 के विद्रोह के समय में, विंस्टन चर्चिल वर्ल्ड वॉर 2 के समय में, और क्लीमेंट एटली भारत की स्वतंत्रता के समय में, ठीक है, ये याद रख लेंगे आप लोग। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड, देखिए यहाँ पर में एक क्वेश्चन, जिस बच्चे ने स्टार्टिंग से सेशन देखा है उसका फायदा होगा इसके अंदर में। बताइए कि मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह में पहली गोली किस स्थान पर चलाई थी, या फिर मंगल पांडे ने बगावत कहां पर में की थी। कौन से बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के कौन से नंबर की जो है बताना है आप लोगों ने, सैनिक टुकड़ी के सदस्य थे ये। फास्ट, 2500 लाइक से केवल 51 लाइक्स हम लोग दूर है अभी, अब केवल 44। चलिए तो यहां पर मैं आप देखेंगे फ्रेंड्स कि मंगल पांडे बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 34वें नंबर की जो टुकड़ी थी उसके मेंबर थे। उन्होंने, ठीक है, बैरकपुर के अंदर में कौन सी तारीख थी जब उन्होंने गोली चलाई, ठीक है, उन्होंने गोली चला दी थी 29 मार्च को, 29 मार्च, ठीक है। उनको फांसी कब दी गई, अगर फांसी पूछा जाए फांसी कब हुई थी, तो फांसी की तारीख मैंने आपको स्टार्टिंग में पहला ही क्वेश्चन हम लोगों ने फांसी की तारीख वाला लिया था, अगर आपको याद आ रहा है तो बता देंगे जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स, ठीक है। फांसी दी गई थी यहां पर में 8 अप्रैल को, 8 अप्रैल, ठीक है, 1857 में, ठीक है। तो 29 मार्च को उन्होंने गोली चलाई और 8
अप्रैल को फांसी दे दी गई बैरकपुर के अंदर में, बैरकपुर पश्चिम बंगाल के अंदर में। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों के आंसर्स आ चुके हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री याद रखिएगा, बहुत सारे बार एग्जाम के अंदर में आता है। अब एक बढ़िया क्वेश्चन आपका, ठीक है, इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन, इतिहास में जो है फ्रेंड्स इसका भी बहुत ही एक अपना महत्व है, क्योंकि इससे ब्रिटेन की जो इकोनॉमी है, ठीक है, भारत के अंदर में ब्रिटिश प्रशासन की भारत के अंदर में जो इकोनॉमी थी वो मजबूत हुई। बैंक ऑफ कलकत्ता, ठीक है, बैंक ऑफ कलकत्ता, ठीक है, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, ठीक है, इसको कई बार बैंक ऑफ बंगाल भी बोला जाता है। तो बैंक ऑफ कलकत्ता 1806 के अंदर में इसकी स्थापना हुई थी, जिसका पहले बैंक ऑफ कलकत्ता जो है के नाम से इसकी स्थापना हुई थी 1806 में, फिर बाद में बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया था इसका नाम, बैंक ऑफ बंगाल। बैंक ऑफ बॉम्बे, ठीक है, बॉम्बे जो है 1840 के अंदर में इसकी स्थापना हुई थी, और मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास जो है 1843 में, 1843 के अंदर में। ये तीनों बैंक्स को एक साथ विलीन करके कौन सा बैंक बनाया गया था, जल्दी बताइए। तो इन तीनों बैंक्स को एक साथ विलीन करके इंपेरियल बैंक बनाया गया था। कौन सा बैंक बनाया गया था? इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, प्लीज इसको याद रखेंगे आप लोग, इंपीरियल, ठीक है। इंपीरियल बैंक, ठीक है, इंपीरियल बैंक का गठन किया गया था। ये बैंक का गठन किया गया था 1921 के अंदर में। अब ये इंपीरियल बैंक जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपीरियल बैंक जो है इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया 1956 के अंदर में, ठीक है, 1956 में। और इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया था, ये भी आप लोग बता देंगे। 1956 के अंदर में इसका पूरा का पूरा जो प्रोसेस थी वो कंप्लीट हो गई थी। तो इंपीरियल बैंक जो है अब 1955 के अंदर में क्या बन चुका था, ये आप लोग बताएंगे मुझे। 1955 के अंदर में इसका नाम बदल के कर दिया गया था। कौन सा बैंक है? आज भी आप लोगों बैंक देखते हो, ठीक है। कौन सी कमेटी थी? उसका नाम था गोरेवाला कमेटी। गोरेवाला कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर इसका नाम जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था और राष्ट्रीयकरण कर दिया गया इसका। इसको भारत सरकार ने खरीद लिया था पूरी तरीके से, ठीक है। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, 1955 में गोरेवाला कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर एसबीआई के अंदर में इसका नाम कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोगों ने। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बैंक ऑफ कलकत्ता या बैंक ऑफ बंगाल, जिसका नाम कर दिया गया था बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, इनको विलीन करके 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, ये आपका बन गया 1955 के अंदर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और आज भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है काम करता है, ठीक है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसको याद रखेंगे आप सभी के सभी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं, याद रखेंगे आप लोग। चलो मैं आप लोगों से पूछता हूं, एसबीआई अभी तक लंच टाइम है, सर्वर नहीं है। अच्छा, अभी लंच टाइम है, सर्वर नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है सुभाष जी, एसबीआई के अंदर में यही चलता रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर मैं बताना है, हु वाज बोर्न इन 1902 इन सिताबदियारा बिहार। तो सिताबदियारा बिहार के अंदर में किसका जन्म हुआ था इनमें से? आप लोग आंसर करेंगे जल्दी जल्दी से। फिर उसके बाद में मैं आप लोगों को बिहार की एक बहुत ही सुंदर सी यात्रा के ऊपर में भी लेकर चलूंगा। 1902 के अंदर में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, सिताबदियारा के अंदर में। और जो है 11 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था। मैं आप लोगों को हिंट भी दे देता हूं, ठीक है। तो फ्रेंड्स 11 अक्टूबर, ठीक है, 11 अक्टूबर 1902 को जन्म हुआ था जयप्रकाश नारायण का, ठीक है। जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता है? लोकनायक, ठीक है, लोकनायक, लोकनायक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में कर्पूरी ठाकुर जी जो है फ्रेंड्स, आपको पता ही है कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो उनको भारत रत्न मिला था, तो उनके जन्म तारीख इंपॉर्टेंट हो जाती है। 24 जनवरी 1924 को जननायक कहा जाता है उनको, ठीक है, कर्पूरी ठाकुर जी को। तो जननायक, जननायक को 24 जनवरी 1924 को उनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कर्पूरी ठाकुर जी का, तो प्लीज इसको याद रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं। अब मैं जो है फ्रेंड्स एक ऑप्शन जो बन गया उसके ऊपर में भी आप लोगों से सवाल जो है वो पूछूंगा बिल्कुल, बहुत सारे इसके अंदर में। तो हम आगे बढ़ते हैं। पहले आप लोग एक बार जल्दी से लिख दीजिए कि जयप्रकाश नारायण का जन्मदिन कौन सी तारीख को आता है। वो तारीख लिखिए आप लोग, क्योंकि तारीख डायरेक्टली पूछी जा सकती है आपसे, कौन से दिन उनका जन्म हुआ था, ठीक है। उनको किस उपाधि से जाना जाता है, जननायक के नाम से किसको जाना जाता है, आप लोग लिख देंगे जल्दी से कमेंट के अंदर में। जितने बच्चे लिख देंगे, मैं देख रहा हूं यहाँ पर मैं कमेंट, प्लीज कमेंट दिखाते रहेंगे यहाँ स्क्रीन के ऊपर में भी, जो बच्चे लिख रहे हैं, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो टॉप करने वाले, ये वो बच्चे जो सिलेक्शन लेने वाले हैं, जो एक्टिविटी कर रहे हैं। चलिए 29 मिनट के अंदर में फ्रेंड्स हम लोग बहुत पास पहुंच चुके हैं हमारे 5000 के
हम लोग पास पास आते जा रहे हैं, जल्दी जल्दी से सेशन को शेयर कर देंगे, और जिन बच्चों ने भी सेशन को लाइक कर दिया है, ठीक है, हाथ ऊपर करके बता देंगे आप लोग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहना आप लोगों ने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए हम लोग आपको बता दूं कि बिस्मार्क ऑफ इंडिया, ठीक है, किसको जाना जाता है भारत में? बिस्मार्क, भारत के बिस्मार्क के रूप में किसको जाना जाता है? ये क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से, बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, चित्तरंजन दास को, या दादा भाई नौरोजी को? बिस्मार्क ऑफ इंडिया। देखिए बिस्मार्क कौन था फ्रेंड्स? बिस्मार्क जो है ये जर्मनी का जो है प्रधानमंत्री था, ठीक है, एक समय में, जिन्होंने जर्मनी को यूनिफाई किया। जर्मनी जर्मनी को एकत्र करना का काम बिस्मार्क ने किया था। वैसे ही भारत के, इसीलिए भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है कि भारत को एकत्र करने के लिए उनको भारत के बिस्मार्क की उपाधि दी गई। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। जर्मनी का यूनिफायर कौन है? जर्मनी को जिसने यूनिफाई किया था, जर्मनी को एकत्रित किया था, वो था बिस्मार्क। मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि वैसे सब जगह पे डेटा अलग अलग है, लेकिन मैं आपको ऑथेंटिक डेटा जो है सरकारी वेबसाइट्स के ऊपर में उपलब्ध है नाम के साथ में, मैंने उसके ऊपर में कल पूरा एक बार वापस से जो है पूरा उस पर रिसर्च की। 565 जो रियासतें थी, ठीक है, जो औपचारिक, क्योंकि कुछ छोटी मोटी रियासतों को कई बार एक मान लिया जाता है, कई बार अलग अलग माना जाता है। तो 565 रियासतें जो थी उनमें से 552 भारत में विलीन हुई, और केवल 13 रियासतें जैसे कलात थी, मकरान थी, ठीक है, जो है उसके बाद में सोनार थी ये, और स्वात घाटी की जो रियासत थी, ये सब पाकिस्तान। कुछ रियासतें थी जो केवल गिनी चुनी 13 रियासतें जो पाकिस्तान के साथ में जाकर विलीन हुई। 552 रियासत भारत में विलीन हुई। इसमें बहुत बड़ा हाथ सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन का था। वीपी मेनन जो अंग्रेजों के समय में जो है आईएएस अधिकारी थे। भारत की आजादी के बाद में भारत के सरकार के अधिकारी बन गए, तो उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ में मिलकर ज्यादातर रियासतों को भारत में विलीन करवाया था, ठीक है। तो भारत में विलीन करवाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया, भारत का लौह पुरुष भी कहते हैं, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन आता है 31 अक्टूबर को, ठीक है। इस दिन हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं, नेशनल यूनिटी डे। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे, और इस सेशन के बाद में एक क्वेश्चन बना के आप लोग आपस में पूछिएगा, ठीक है, जो देखते हैं कि कितने बच्चे सही आंसर लगा पाते हैं और कौन सही से क्वेश्चन बना पाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। उसके अलावा मैं अगर आपको बताऊं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या कहा जाता है, एक बार देखेंगे आप लोग कितने लोग आंसर कर पाते हैं इसमें, ठीक है। एक एक करके देखते हैं हम लोग यहाँ पर कितने लोग आंसर कर पाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को देश रत्न के नाम से जाना जाता है, देश रत्न। तो देश रत्न किसको बोला जाता है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से तो प्लीज इसको याद रखना है, ठीक है। डॉक्टर, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इनको कहा जाता है देश रत्न। देश बंधु किसको कहा जाता है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए, देश बंधु, ठीक है, देश बंधु, तो देश बंधु कहा जाता है चित्तरंजन दास को, चित्तरंजन दास, CR दास जी को, ये इंपॉर्टेंट है। और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? ठीक है, दादा भाई नौरोजी को, ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं हम लोग, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं। 2901 लाइक्स हो चुके हैं, 99 लाइक्स दूर है हम लोग 3000 से, ठीक है, और 5000 से हम लोग 1100, ठीक है, 30 लाइक्स दूर है, हम 30 लाइक दूर है हम लोग 5000 के। तो जल्दी जल्दी से, ये एक अच्छा मौका है, हर एक बच्चा जल्दी से शेयर कर देगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए, ठीक है, एक बड़ा क्वेश्चन लेकर आया हूं। इस क्वेश्चन को हर बच्चा आंसर करेगा। देखिए मैं आपको पूरा रामधारी सिंह दिनकर जी से पूरा परिचित करवा दूंगा मैं। हाल ही के समय में समाचार पत्रों में जो है फ्रेंड्स रामधारी सिंह दिनकर का नाम जो है था, तो हो सकता है इस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ही हैज बीन हेल्ड एज राष्ट्र कवि, इनको राष्ट्र कवि, नेशनल पोएट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी है, ठीक है, राष्ट्र भक्ति की कविताएं लिखी है, इसलिए वजह से इनको राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। तो बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स, बिहार से थे रामधारी सिंह दिनकर, इनको राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सही बात है। ये अपने आप को बैड गांधीयन कहते थे, ठीक है, अपने आप को जो है बैड गांधीयन के नाम से ये जानते थे, ओके। तो ये अपने आप को बैड गांधीयन क्यों कहते थे ये भी बताएंगे आप लोग, क्या ये सही बात है क्या गलत है ये बैड गांधीयन? ठीक है, गांधी जी जो है नॉन वायलेंस की बात करते थे, और इनका मानना था भाई देखो नॉन वायलेंस वही तक सही है जहां तक सहन हो, उसके बाद में जो है वो युवाओं के मन में, ठीक है, रिवोल्यूशनरी इमोशंस आने चाहिए, इसी वजह से ये बैड गांधीयन मानते थे। देखो अपने आप को गांधीवादी मानते थे ये, कि मैं गांधी की विचारधारा का व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं खराब वाला गांधीवादी हूँ, ठीक है, ऐसा उनका मानना था।
वो अपने आप को खराब गांधीवादी मानते थे, लेकिन खराब गांधीवादी हूं मैं, ठीक है। तो अपने आप को क्या ये खराब गांधीवादी कहते थे? बिल्कुल, ये अपने आप को खराब गांधीवादी कहते थे कि मैं बुरा गांधीवादी हूँ, गांधी जी से प्रेरित हूँ, गांधी जी की इज्जत करता हूँ, गांधी जी के मार्ग पर चलता हूँ, लेकिन खराब वाला गांधीवादी हूं मैं, ठीक है, ऐसा कहते थे ये। क्या उनको भारत रत्न और पद्म जो है भूषण दोनों से सम्मानित किया गया है? नहीं। देखिए फ्रेंड्स, इनको भारत रत्न से कभी भी सम्मानित नहीं किया गया अब तक, ओके। पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया जा चुका है 1959 के अंदर में, पद्म भूषण से, लेकिन भारत रत्न से सम्मानित नहीं हुए हैं, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ओके। तो रामधारी सिंह दिनकर जी, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, राष्ट्र कवि के नाम से इनको जाना जाता है। ये अपने आप को बैड गांधीयन, बुरा गांधीवादी कहते थे, गांधी जी के से प्रेरित थे, लेकिन उतना ज्यादा भी नहीं, ओके। उसके बाद में जो है इनको भारत रत्न नहीं दिया गया अब तक, हाँ पद्म भूषण इनको दिया जा चुका है 1959 के अंदर में, तो 1 और 2 यहाँ पर में सही है, ओके। तो इसको याद रखेंगे आप सभी के सभी फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। इन्हीं की एक लाइन थी जिसका जयप्रकाश नारायण जी ने बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया, आप लोगों को याद हो अगर ये लाइन सुनी हो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। कितने लोगों ने ये सुना है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है? ये जयप्रकाश नारायण जी ने जो ये इस्तेमाल किया था ये नारा, ठीक है, ये एक्चुअल में रामधारी सिंह दिनकर जी की जो है लाइन सही है। ये भागलपुर यूनिवर्सिटी के जो है फ्रेंड्स वाइस चांसलर रह चुके हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर कौन सी यूनिवर्सिटी के थे? भागलपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, भागलपुर यूनिवर्सिटी के, ठीक है, वाइस चांसलर थे, ठीक है। तो वाइस चांसलर थे भागलपुर यूनिवर्सिटी के, ये याद रखना है आप लोगों ने। ये 3 बार राज्यसभा के सदस्य भी चुने गए, ठीक है, 3 बार राज्यसभा के सदस्य बने थे ये इन्होंने एक बहुत ही प्यारी कविता लिखी है यार, उसका नाम है रश्मि रथी। अगर आप कभी पढ़ोगे ना तो जोश से भर जाते हो, ठीक है। एक उन्होंने लिखा था उर्मिला नाम से, एक उन्होंने नाटक लिखा था उर्मिला, ठीक है, जिसके लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, और वो पहले व्यक्ति बने थे जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उर्वशी के लिए, ठीक है। तो उर्वशी के लिए पहले व्यक्ति जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, पहले बिहारी जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1972 में, उर्वशी जो उनकी रचना है उसके लिए, ये याद रखना है आप लोगों ने, रामधारी सिंह दिनकर जी को, ठीक है। और कई सारी उनकी कविताएं और भी है, जैसे कि कुरुक्षेत्र है उनकी कविता, एक उनका है। उसके बाद में संस्कृत के 4 अध्याय, कभी अगर आप लोगों ने सुना हो संस्कृत के 4 अध्याय, ये रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाएं हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। एक क्वेश्चन और आप लोगों का, ठीक है, राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनके निम्नलिखित में से किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये फर्स्ट बिहारी थे, फर्स्ट बिहारी जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, फर्स्ट बिहारी रामधारी सिंह दिनकर जी, ठीक है, पहले बिहारी। 1972 में मिला था, चलो एक और आपको हिंट दे देता हूँ, 1972 में मिला था ये, ठीक है। तो बताएंगे आप लोग आंसर क्या होगा इसका। तो कौन सी वाली उनकी इसके लिए था? ये चारों ही उन्हीं की रचनाएं हैं, ठीक है। तो उर्वशी जो थी उसके लिए उनको मिला था, ठीक है, उर्वशी के लिए, ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया आप लोगों ने फ्रेंड्स 3200 के करीब यहाँ पर में सेशन में लाइक कर दिए हैं, 4000 के करीब बच्चे जुड़ चुके हैं। जल्दी जल्दी से एक साथ दबा के शेयर मार देंगे आप लोग, बहुत पास हम लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो उर्वशी के लिए इनको मिला था, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स। फर्स्ट बिहारी जिनको ज्ञानपीठ मिला, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कब मिला था? 1972 के अंदर में मिला था, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। रश्मि रथी भी इन्हीं की है, संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर जी की ही है, कुरुक्षेत्र भी उन्हीं की है, और रश्मि रथी भी इन्हीं की है, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। नाउ अब देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर दिया है, ठीक है, पूरा आप लोगों को दे भी दूंगा मैं यहाँ पर। मैं देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले ये पहले बिहारी थे, 1972 में उर्वशी के लिए मिला था ना। अब देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले बिहार के पहले व्यक्ति कौन थे? अब ये क्वेश्चन आप लोग देखिए, एग्जाम का क्वेश्चन आप लोगों का, मैं चाहूंगा बिना पोल के इसका आंसर दिया जाए, बिना पोल के इसका आंसर आप लोग जो है कमेंट के अंदर में करेंगे। कितने बच्चे कर पाते हैं बिना पोल के? और अपने आप को समझाइए आप लोग, ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन से साल मिला था पहले बिहारी को? 1972 में, ठीक है। कौन सी रचना के लिए मिला था ये भी आप बताएंगे। बिहार के पहले व्यक्ति कौन थे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले? तो रामधारी सिंह दिनकर जी, ठीक है, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और कौन सी वाली उसके लिए मिला था, कौन सी रचना के लिए मिला था? उर्वशी के लिए, ठीक है, उर्वशी, ओके, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, उर्वशी के लिए मिला था। इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में आपसे पूछ सकते हैं, कमेंट के अंदर में आंसर करेंगे। जो बच्चा अपने आप को जो है इंप्रूव करता रहेगा, कंटिन्यूअसली अपने आप को आगे बढ़ाता रहेगा, वो बच्चा आगे बढ़ेगा, ये चीज याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, केवल 900 हम लोग बच्चे दूर है 5000 के टारगेट से। एक बार सभी बच्चे दबा के शेयर मार देंगे ताकि हम लोग हमारे जो टारगेट है उसकी तरफ में जल्दी से आगे बढ़ सके। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, संस्कृत के 4 अध्याय ये पुस्तक किसने लिखी है? अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, संस्कृत के 4 अध्याय, ठीक है, ये जो व्यक्ति है इनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय में राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत जो गीत लिखे, जो कविताएं लिखी, जिसके वजह से युवाओं के मन में राष्ट्र के प्रति एक सद्भाव जागा, उन्होंने आजादी के मूवमेंट के अंदर में पार्टिसिपेट किया, तो उनका एक बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है, इन्हीं व्यक्ति का। इनको, ये बिहार के पहले व्यक्ति थे जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब देखिए, आपको सारी चीजें याद करा दी, क्या एक तरीका हम लोगों ने देखा है कि रिवीजन करते 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 आपको याद करवा दे, ठीक है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी, ठीक है, संस्कृत के 4 अध्याय, अब आपको याद हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों के मैं आपको बता दूं कि रामधारी सिंह दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है 1959 के अंदर में। इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 1959 में, और ज्ञानपीठ अवार्ड इनको मिला था 1972 में। अगर आपको उनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं चाहिए तो ये भी आप लोगों को मिल जाएगा आपके जो टीचिंग परीक्षा के ऐप के ऊपर में। जितने भी बच्चे हैं जो पेड क्लास में जुड़ चुके हैं उनको पता है कि सारी पीडीएफ आपको मिल जाती है टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे। जो बच्चे अब तक नहीं जुड़े हैं, मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप लोग जल्दी से टीचिंग परीक्षा का नीचे में जो नंबर चल रहा है उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके पेड क्लास में जुड़ सकते हैं, ताकि आप लोग और आगे बढ़ सके, ठीक है। चलिए, तो रश्मि रथी, उर्वशी, इसके लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। रेणुका, संस्कृत के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतीक्षा, ठीक है, और कुरुक्षेत्र, ये इनकी कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, ठीक है ना। अब देखिए फ्रेंड्स, त्रिपुरी सेशन, बड़ा ही जो है इंटरेस्टिंग सा सेशन, त्रिपुरी सेशन। आपको बता दूं 1939 के अंदर में त्रिपुरी सेशन हुआ था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जो है वो री इलेक्ट हुए थे। पहले 1938 में सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीतते हैं, ठीक है, हरिपुरा सेशन में, हरिपुरा में अध्यक्ष बनते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष, ठीक है। इसके अंदर में ही उन्होंने जो है नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई थी, जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने जिम्मेदारी दी थी उसकी अध्यक्षता करने की, सुभाष चंद्र बोस जी ने। 1939 में त्रिपुरी सेशन जब हुआ जबलपुर के पास मध्य प्रदेश में, तो वहां पर में फिर से सुभाष चंद्र बोस जीत गए, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्यों इस्तीफा दिया? क्या उनकी तबीयत खराब थी? ब्रिटिशर्स ने हस्तक्षेप किया कि नहीं भाई तुम छोड़ो, तुमको नहीं बनना है? महात्मा गांधी उनसे नाराज थे, महात्मा गांधी के विरोध की वजह से? एक भी नहीं है, एक से अधिक। क्या कारण था? ठीक है, तो गांधी जी का विरोध था। गांधी जी चाहते थे पत्ताभी सीतारमैया को अध्यक्ष बनाना। गांधी जी चाहते थे कि पत्ताभी सीतारमैया अध्यक्ष बने, और इवन इसमें इस वाले सेशन में तो गांधी जी गए भी नहीं थे। गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने अपने प्रतिनिधि गोविंद वल्लभ पंत जो थे उनको भेजा था अपने प्रतिनिधि के रूप में, ठीक है। फिर भी सुभाष चंद्र बोस जीत गए। तो सुभाष चंद्र बोस जीत गए, लेकिन जीतने के बाद में गांधी जी का विरोध था, तो उन्होंने बोला कि यार ठीक है, ठीक है, सब काम भी नहीं करने दे रहे वो लोग उनको, तो उनको उन्होंने रिजाइन कर दिया, ठीक है। उनके जगह पे किसको बनाया गया था त्रिपुरी सेशन के अंदर में? 1939 के अंदर में त्रिपुरी सेशन में किसको बनाया गया था? राजेंद्र प्रसाद जी को। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष बने थे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाइयों, ये राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष बने थे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का बहुत, ठीक है। केवल एक लाइक दूर है हम लोग 3500 से 3499 हो चुके हैं लाइक्स में। चलिए आगे बढ़ते हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको पूरा समझा देता हूँ। हरिपुरा सेशन जो था 1938 का, सुभाष चंद्र बोस पहली बार अध्यक्ष बने। अध्यक्ष भाषण देते समय उन्होंने बोला था कि रोमन लिपि जो है अपनानी चाहिए एबीसीडी को हिंदी लिखने के लिए, ठीक है। हिंदी भी हम लिखने के लिए, ये जैसे देवनागरी लिपि है, हम ये वाली लिपि का इस्तेमाल करेंगे हिंदी लिखने के लिए। नेहरू के नेतृत्व में उन्होंने राष्ट्रीय, ठीक है, यहाँ योजना समिति की स्थापना की थी। तो नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना किसके नेतृत्व में की थी उन्होंने? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। सुभाष चंद्र बोस जी ने अपने दोस्त जवाहरलाल नेहरू को बोला, नेहरू जी आप जो है इस समिति के, जो मैं बना रहा हूं नेशनल प्लानिंग कमेटी, ठीक है, इसकी अध्यक्षता करेंगे। तो किसको दी थी उन्होंने जिम्मेदारी? इन्होंने जिम्मेदारी दी थी नेशनल प्लानिंग कमेटी की जवाहरलाल नेहरू को। मतलब सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू बहुत अच्छे दोस्त थे, ठीक है, ये याद रखना है आपने। इवन जब सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज बनाई थी और वो लड़ रहे थे जापान की मदद से, तो उन्होंने एक नेहरू ब्रिगेडियन, जवाहर ब्रिगेडियन भी बनाई थी उन्होंने अपने इसमें, अपने दोस्त के नाम पे। ओके, लेकिन जब त्रिपुरी सेशन हुआ 1939 में, तो सुभाष चंद्र बोस एक बार फिर से जो है अध्यक्ष चुन लिए गए, गांधी जी के विरोध के बावजूद भी, क्योंकि गांधी जी चाहते थे पत्ताभी सीतारमैया को अध्यक्ष बनाना। पत्ताभी सीतारमैया हार गए, सुभाष चंद्र बोस जीत गए। तो फ्रेंड्स सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया। राजेंद्र प्रसाद जी को जो है उनके जगह पे फिर नियुक्त किया गया काम चलाने के लिए, काम चलाओ अध्यक्ष के रूप में। महात्मा गांधी ने इसमें भाग भी नहीं लिया था। गांधी जी इतने नाराज थे कि गांधी जी इस सेशन में आए भी नहीं। उन्होंने अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए गोविंद वल्लभ पंत को भेजा था। किसको भेजा था? जल्दी से लिखो आप लोग, गोविंद वल्लभ पंत। तो गोविंद वल्लभ पंत को इन्होंने भेजा था अपना प्रतिनिधि बनाकर, ठीक है। चलिए त्रिपुरी सेशन में, तो त्रिपुरी में बहुत नाटक हुआ था उस समय में, तो गांधी जी के विरोध के कारण इनको इस्तीफा देना पड़ा था।
अब देखिए फ्रेंड्स, एट द 1938 हरिपुरा सेशन, ध्यान से, जितने बच्चे ध्यान से देख रहे हैं लेक्चर वो लोग आंसर कर पाएंगे इसका। 1938 के हरिपुरा सेशन के अंदर में आपको बताना है नेशनल प्लानिंग कमेटी जो है इस्टेब्लिश की गई थी, किसके चेयरमैनशिप के अंदर में। यह आंसर आप लोग करेंगे स्पीड में, केवल 700 हम लोग दूर है 5000 के टारगेट से। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे आप लोग फ्रेंड्स, ठीक है, और कमेंट के अंदर में आंसर्स करते रहो आप लोग। तो देखो हरिपुरा सेशन जो है, इसका जो आंसर है आप लोगों का क्या हो जाएगा, नेशनल प्लानिंग कमेटी किसके नेतृत्व में स्टैब्लिश की गई थी, तो ये स्टैब्लिश की गई थी जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में, ठीक है। हरिपुरा सेशन के अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस, लेकिन किसकी अध्यक्षता में इसको स्थापित किया गया था, अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से तो ये याद रखना है फ्रेंड्स आप लोगों का होगा, जो है जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्षता दी गई थी इसकी, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग सभी लोग कमेंट के अंदर में करेंगे एकदम स्पीड में, ओके। बताइए, इसको पढ़िए जल्दी से, बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप लोगों के देखिए फ्रेंड्स आंसर आने स्टार्ट हो गए, बहुत स्पीड में आप लोग आंसर कर रहे हो। त्रिपुरी अधिवेशन में महात्मा गांधी ने तो खुद पार्टिसिपेट किया नहीं, रूठी सासुमा टाइप के, और वो किसको भेजा था उन्होंने भेजा था, ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत को। तो आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, गोविंद वल्लभ पंत। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अरे कहा चला गया भाई ये अपना पेन, ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत, ओके। ये याद रखना है आप लोगों ने, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए ना, अब देखिए फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में जॉर्ज यूल 1888 के अंदर में, ठीक है, अध्यक्ष बने थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जल्दी बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पहली बार कोई एक नॉन इंडियन, मतलब एक ब्रिटिश व्यक्ति, यूरोपियन व्यक्ति जो है अध्यक्ष बना था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। आपको बताना है कौन थे ये। तो देखिए यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूं तो 1888 के अंदर में जॉर्ज यूल, ठीक है, अध्यक्ष बने थे। उस समय में कहां पर में हो रहा था ये सेशन, इलाहाबाद के अंदर में, ठीक है। तो इलाहाबाद सेशन के अंदर में जॉर्ज यूल पहले ब्रिटिश व्यक्ति जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने 1888 के अंदर में। प्लीज इसको याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले विदेशी व्यक्ति कौन थे, जॉर्ज यूल थे, ठीक है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे इलाहाबाद सेशन के अंदर। इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम के अंदर में कभी भी पूछा जा सकता है, इसको याद रखें। जॉर्ज यूल लिख दीजिए आप लोग यहाँ पर में, ठीक है, जॉर्ज यूल, इलाहाबाद सेशन में। हम लोग आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दूं फ्रेंड्स कि कल 2 बजे आप लोगों की करंट अफेयर्स की क्लास होने वाली है, लाइव ओनली क्लास रहेगी ये। इसके अंदर में आप लोगों को इंपॉर्टेंट वाले जो है पूरे के पूरे 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक पूरा 6 महीने का जो है जो करंट अफेयर हम लोग करने वाले हैं। ऑप्शंस को हम इस तरीके से बना रहे हैं ताकि आप लोग हर ऑप्शन से सीख सके। तो कल लाइव ओनली जो क्लास है आप लोगों की, केवल लाइव वाले बच्चे जो इसको देख पाएंगे अच्छे से, और उसके तुरंत बाद टेस्ट दे पाएंगे। तो आप सभी लोगों ने जो है फ्रेंड्स कल आ जाना है एग्जैक्ट 2 बजे सक्सेस परीक्षा चैनल के ऊपर में। आज ही जाकर उसको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना आप लोग। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, बिहार का गांधी के रूप में किसे जाना जाता है ये बताएंगे आप लोग। बिहार का गांधी किसको जानते हैं आप, बिहार का गांधी, कमेंट करिए जल्दी जल्दी से। बिहार के गांधी के रूप में किसको जाना जाता है, 5 लाइक दूर है 3800 से। तो बिहार का गांधी के रूप में जाना जाता है फ्रेंड्स राजेंद्र प्रसाद जी को, ठीक है, ये याद रखना है। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहते हैं हम, ठीक है, सीमांत, ठीक है, सीमांत गांधी, सीमांत गांधी। वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था ना, उधर साइड का, उधर साइड में, ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस उधर के थे ये, इसी वजह से इनको सीमांत गांधी बोला जाता था। सीमांत प्रदेश जो है, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश, फ्रंटियर गांधी। राजेंद्र प्रसाद जी को बिहार का गांधी के रूप में जानते हैं हम लोग, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम के अंदर में पूछने की बहुत प्रबल संभावना, राजेंद्र प्रसाद जी को, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद जी को एक और चीज है, देश रत्न के नाम से जाना जाता है। एक बार सभी लोग लिख देंगे, ठीक है। अगर इस पर प्रश्न आप लोग बना सकते हो कमेंट के अंदर में तो बना भी देंगे ताकि बाकी बच्चे आंसर कर सके। देश रत्न के नाम से किसको जाना जाता है, ये क्वेश्चन बनने की भी संभावना है, देश रत्न, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी, याद रखना है, इंपॉर्टेंट, एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स देखिए, हु वाज द अक्यूज्ड ऑफ मर्डर ऑफ डॉक्टर लायल, ठीक है, द डेप्यूटी ओपीएम एजेंट ऑफ पटना ओपीएम एजेंसी। देखो पटना में क्या था ना, पटना में ओपीएम एजेंसी जो थी, नील की खेती के साथ साथ में जो है यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अफीम की खेती भी होती थी, ठीक है, पटना और उसके आसपास वाले क्षेत्रों के अंदर में। तो ओपीएम एजेंसी जो थी उसके डेप्यूटी एजेंट थे डॉक्टर लायल, इनका मर्डर कर दिया गया था, ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय में। तो इनके मर्डर का आरोप किस पर लगाया गया था, पटना के एक बुक सेलर के ऊपर में, जो किताब विक्रेता था। ऐसा आरोप था कि इन्होंने पटना के अंदर में 1857 का विद्रोह जो है उसकी
उसका बिगुल फूका, ठीक है, लोग उनके दुकान पर आते थे, बातचीत करते थे, वहां पर में योजना बनाते थे कि कैसे अंग्रेजों से जो है लोहा लिया जाए। तो वो कौन थे जिनके ऊपर में डॉक्टर लायल की हत्या का आरोप लगा था, जो डिप्टी अफीम एजेंट थे, अफीम पटना अफीम एजेंसी के, तो वो थे पीर अली के ऊपर में। पीर अली एक पुस्तक विक्रेता थे, ठीक है। तो पटना के अंदर में 1857 के विद्रोह की कमान किसने संभाली थी? पीर अली ने, ठीक है। इनको जो है फ्रेंड्स 7 जुलाई को खुले मैदान के अंदर में फांसी दे दी गई थी इनको, पीर अली को। ओके, तो ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है कि पटना ओपीएम एजेंसी के डेप्यूटी एजेंट के मर्डर का आरोप, ठीक है, डॉक्टर लायल की हत्या का आरोप पीर अली के ऊपर में लगाया गया था पटना में, ठीक है। नाउ 1857 के विद्रोह के दौरान पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो पटना में नेतृत्व जो है फ्रेंड्स किसने किया था? ये आप लोगों ने याद रखना है, पीर अली ने किया था। ओके, ये याद रखेंगे आप लोग, पीर अली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़े, उससे पहले आप लोगों को बता दूं, पटना अपराइजिंग लेड बाय पीर अली, पटना के अंदर में जो स्टार्ट हुआ था, पीर अली एक बुक सेलर थे, ठीक है। 3 जुलाई को जो है डॉक्टर लायल जो है वो उनकी हत्या हो गई, तो पीर अली को अरेस्ट कर लिया गया, पीर अली को अरेस्ट कर लिया गया। और पीर अली को जो है फ्रेंड्स कुछ दिन 4 दिन बाद ही फांसी, चौराहे पर इनको बोला गया कि अपने साथियों के नाम बताओ, वो बोले भाई नहीं बता रहा, तुमको मार देंगे, ठीक है, फांसी दे देंगे, नहीं बता रहा, ठीक है। और उनको फांसी दे दी गई, वो फांसी पे चढ़ गए, लेकिन उन्होंने कोई भी चीज बताई नहीं। तो ये याद रखना है आप लोगों ने, पीर अली इनको फांसी दे दी गई, लेकिन इन्होंने अपने साथियों के नाम नहीं बताया, किसी और को नहीं बताया उन्होंने। 7 जुलाई, ठीक है, 1857 को, ठीक है। तो केवल 4 दिन के अंदर में उनको खुले मैदान में सबके सामने फांसी दे दी गई, ओके, पीर अली को। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, ये जब सारी घटना हो रही थी, वो डॉक्टर लायल की हत्या हो गई, इसकी हत्या हो गई, पीर अली को पकड़ लिया गया, इनको फांसी दे दी गई। उस समय में पटना के कमिश्नर कौन थे? तो जो है विलियम टेलर, ये याद रखना है आप लोगों ने, पटना डिवीजन के कमिश्नर थे। तो उस समय पटना डिवीजन के कमिश्नर, ठीक है, कौन थे? ये अगर आप लोगों से आ जाए तो विलियम टेलर। ये क्वेश्चन बन सकता है कि लायल की हत्या के समय में, या पीर अली को पकड़े जाने के समय में, या पीर अली को फांसी दिए जाने के समय में पटना डिवीजन के कमिश्नर कौन थे? विलियम टेलर, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने, विलियम टेलर। तो एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। ओके, नाउ अब देखिए एक क्वेश्चन आया आपका, 1922-1923 में मुंगेर में किसान सभा का आयोजन किया गया था, ठीक है। 22-23 में मुंगेर में किसान सभा का आयोजन किया गया, किसके नेतृत्व में? स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में, कृष्ण सिंह, मोहम्मद जुबैर, ठीक है, के एन सिंह, नन ऑफ दी अबव, मोर देन वन ऑफ दी अबव। यहां पर मैं क्या बोला जा रहा है आप लोगों से फ्रेंड्स, ध्यान से समझना है आप लोगों ने। यहां बोला जा रहा है मुंगेर किसान सभा का, मुंगेर के अंदर में, ठीक है, बिहार प्रांतीय किसान सभा नहीं है। तो इसमें 2 जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे वो थे फ्रेंड्स मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर, ठीक है। तो ये 2 व्यक्ति थे जिन्होंने 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का आयोजन किया था। तो किसान सभा का 1922-23 में आयोजन कहां पर में किया गया था? अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से तो ये याद रखना है फ्रेंड्स, मुंगेर के अंदर में हुआ था, ठीक है। श्री कृष्ण सिंह और जो है मोहम्मद जुबैर, शाह मोहम्मद जुबैर, ठीक है। तो आंसर जो है आपका हो जाएगा बी एंड सी, बी एंड सी मोर देन वन ऑफ द अबव के अंतर्गत आता है, इसी वजह से आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, ठीक है, मोर देन वन ऑफ द अबव। कितने लोगों को समझ में आया? ये क्वेश्चन एक्चुअल क्वेश्चन है आपका, 63rd कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन, आगे में पूछा जा सकता है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी लोगों को फ्रेंड्स, आप लोगों ने 4000 प्लस लाइक्स यहाँ पर मैं कर दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। ये पूरा का पूरा सेशन आप लोगों को समर्पित, ठीक है। तो जल्दी से जो है हमारा जो टारगेट है 5000 लाइव और 5000 लाइक्स का, ठीक है, हम लोग उस तक भी पहुंच सकते हैं। पूरी एनर्जी मैं अपने तरफ से लगा रहा हूँ, आप लोग अपने तरफ से पूरी एनर्जी लगा दीजिए जल्दी जल्दी से, ताकि हम लोग जो है फ्रेंड्स ऐसे ही मेहनत करते रहे, ठीक है। चलिए, तो प्लीज ये याद रखना है आप लोगों ने, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप सभी के सभी, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। 1922-23 के अंदर में मुंगेर में किसान सभा का आयोजन श्री कृष्ण सिंह और शाह मोहम्मद जुबैर ने किया था, इसी वजह से मोर देन वन ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा आपका। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने, ठीक है, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था और बोला था कि ये मेरी हिमालय जैसी भूल है? असहयोग आंदोलन को उन्होंने बोला कि हिमालयन बंडर है ये, मतलब जितना बड़ा हिमालय है, जैसे हिमालय बड़े बड़े हैं वैसे ये मेरी भूल है, बड़ी ही भूल है। भारतीय लोग जो है ये इस काबिल ही नहीं है कि उन लोगों को अभी अहिंसा का पाठ पढ़ाया जा सके। मतलब गांधी जी को बड़ा दुख हुआ, आहत हो गए, तो उन्होंने अपनी इस चीज को हिमालयन भूल बताया था। तो गांधी जी ने ये जो नारा था, ठीक है, कि ये मेरी हिमालय जैसी भूल थी असहयोग आंदोलन, और असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गांधी जी ने। आपको पता है फ्रेंड कि 4 और 5 फरवरी की रात जो थी, ठीक है, 1922 में, ठीक है, चौरी चौरा नाम की घटना हो जाती है।
22 पुलिस वालों को जो है जिंदा जला देती है एक भीड़, क्योंकि पहले पुलिस वालों ने उनके ऊपर में हमला किया, तो फिर पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा के भीड़ ने मारा, उनको उनके ही पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, 22 पुलिस वाले मर गए। तो इसके बाद में गांधी जी जो है 12 फरवरी को बारदोली के अंदर में भाषण दे रहे थे 1922 में, बारदोली में, बारदोली नाम की जो जगह है गुजरात में, वहां पर, और वहां पर में उन्होंने घोषणा कर दी कि असहयोग आंदोलन को हम वापस ले रहे हैं, ये मेरी एक भूल है। मैं ऐसा मानता हूं कि भारत के जो लोग हैं वो अहिंसा, नॉन वायलेंस के लिए अभी तैयार ही नहीं है, उनको सिखाना पड़ेगा पहले। तो असहयोग आंदोलन में अहिंसा की अपेक्षा करना भारतीयों से ये मेरी हिमालय की तरह भूल थी, ऐसा गांधी जी ने कहा था चौरी चौरा कांड के बाद में। ठीक है, चलिए, तो ये एक पॉइंट है आपका, बीपीएससी 2015 में आया था, तो कभी भी आ जाए तो असहयोग आंदोलन को अपनी भूल बताया था चौरी चौरा कांड के बाद। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? अब देखिए, मैं आप लोगों को एक एक करके ना इसके अंदर में सारे के सारे पॉइंट्स बता देता हूं कि क्या हुआ क्या था उस समय में। ठीक है, तो बेसिकली बंगाल का विभाजन करना था। ठीक है, बंगाल और पूर्वी बंगाल में, तो बंगाल विभाजन की जो घोषणा है, ठीक है, कौन सी तारीख को हुई थी, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, तो घोषणा जो है वो हुई थी 19 जुलाई को, 19 जुलाई 1905 को। ओके, 19 जुलाई 1905 को। और ये जो घोषणा थी ये लागू कब हुई, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो लागू हुई थी, मतलब ये बंगाल का विभाजन अस्तित्व में आया था 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, ये पॉइंट याद रखनी आपने। पहली बार जो घोषणा हुई थी कि बंगाल का विभाजन होगा वो 19 जुलाई 1905 को हुआ था, और 16 अक्टूबर 1905 को ये प्रभावी हुआ था, लागू हुआ था। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, प्लीज इसको याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की प्रबल संभावना आप लोगों की बनती है। 19 जुलाई को, ठीक है, इसकी घोषणा हुई थी। ये 2017-18 की एग्जाम के अंदर में आ चुका है, कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, गो फॉर 5K लाइव वॉचिंग जल्दी जल्दी से कर दीजिए। यहाँ पर मैं शिजू बोल रहे हैं, तो सभी लोग जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, और आप लोग अपने लाइब्रेरी के ग्रुप में, ठीक है, अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में, टेलीग्राम के ग्रुप में, हर जगह पे जल्दी जल्दी से फैला दीजिए इस सेशन को। ठीक है, नाउ अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके राज्य प्रबंधन में सहायता करती थी? अष्टप्रधान, ठीक है, बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। अष्टप्रधान जो है किस चीज में सहायता करती थी? बाबर, अकबर या औरंगजेब या शिवाजी? अष्टप्रधान, अष्टप्रधान का मतलब, अष्ट का मतलब होता है 8, तो 8 मंत्रियों का समूह। ठीक है, किसके मंत्रिपरिषद में हुआ करता था, जो उनको राज्य चलाने में मदद करते थे? इसके लिए फेमस है शिवाजी। शिवाजी के मंत्रिमंडल में 8 लोग हुआ करते थे जो उनकी मदद करते थे प्रशासन चलाने के लिए। ठीक है, तो अष्टप्रधान। अब मैं जो है फ्रेंड्स आप लोगों से चाहूंगा कि 1 2 3 4 करके मैं आप लोगों से कुछ गिने चुने जो क्वेश्चन है हमारे, उसकी रिवीजन भी करवाता चलूं मैं साथ साथ में आप लोगों को। ठीक है, आप लोगों ने एकदम गोली की रफ्तार से स्पीड में आंसर करने हैं, और मुझे बताना है आप लोगों का स्कोर कितना आया। ठीक है, तैयार है आप सभी के सभी? हाथ ऊपर करके बता दीजिए। और मैं आपको बता दूं कि कल जो है हमारा करंट अफेयर का सेशन है, कल कोई भी मिस नहीं करेगा। अलार्म लगा के रख लीजिए कल 2 बजे का आप लोग, और इस सेशन को जाकर लाइक करके नोटिफाई मी का बटन दबा देना, वहां पर में जाकर लिख भी देना आप लोग साइड में कि जी सर बिल्कुल आ जाएंगे, और जहां भी शेयर कर सकते हो पहले से शेयर करके रख देंगे आप लोग। ओके, चलिए ना फ्रेंड्स, कुछ रिवीजन कर लेते हैं हम लोग एकदम स्पीड में, और आप लोग हर कोई बच्चा आंसर करेगा। ठीक है, चाहे रिवीजन बाद में भी देख रहे होंगे ये सेशन को, तो कमेंट में लिखते जाने का एक एक आंसर। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन R1, मंगल पांडे को जो है बैरकपुर के अंदर में फांसी कौन से तारीख को दी गई थी अपने अधिकारियों के ऊपर में गोली चलाने के आरोप में? तो फांसी कब दी गई थी? R1, पहले नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, आंसर हो जाएगा 8 अप्रैल 1857 को। स्पीड में बिना जो है पोल के आप लोगों ने आंसर लगाना है। ठीक है, चलिए, तो आंसर आई होप आप सभी लोगों ने लगा दिया होगा। पहला नंबर का क्वेश्चन का आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह में पहली गोली किस स्थान पर चलाई थी? कौन सी जगह पे गोली चलाई थी? चलिए, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन को पहले रख दिया है हमने। आप लोग आंसर लगाओगे तो कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं ये आप लोग बताएंगे। बैरकपुर के अंदर में गोली चलाई थी उन्होंने 29 मार्च 1857 को गोली चलाई थी, 29 मार्च को। ठीक है, और फांसी कौन सी तारीख को दी गई थी? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। अभी आप लोगों ने आंसर किया है तो आप लोग आंसर आप लोग लिखिए, आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। आप लोग लिखते जाइए कौन सी तारीख को दी गई थी फांसी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, आजाद दस्ता की स्थापना किसने की थी? जल्दी से सेशन को लाइक करते रहेंगे फ्रेंड्स। 4361 लाइक्स हमारे हो चुके हैं यहाँ पर में, हम बहुत जल्दी 5000 लाइक्स की तरफ में भी आगे बढ़ जाएंगे। अगर हमारा सेशन खत्म होने से पहले आप लोग कर देते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। हम लोग जो है जल्दी से फिर आपके लिए जो 2 सेशन मैंने अनाउंस किया है वो हम लोग ले पाएंगे। मैं वेट कर रहा हूँ कि कब आप लोग करोगे तो हम लोग जल्दी से वो सेशन ले सके। आजाद दस्ता की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो आजाद दस्ता की स्थापना, ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी ने की थी। कौन सा आंदोलन उस समय में चल रहा था भारत में व्यापक स्तर पे, देश स्तर पे कौन सा आंदोलन चल रहा था? R3, रिवीजन नंबर 3 का आंसर कितने लोगों का सही हुआ है? ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण, इनको हीरो ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट बोलते हैं। तो इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में आजाद दस्ता बनाया था। भारत के संविधान के सुलेखक कौन थे? आरपीएफ कांस्टेबल का क्वेश्चन है आपका। संविधान के सुलेखक कैलीग्राफिस्ट, जिन्होंने अपनी सुंदर सी राइटिंग के अंदर में इंग्लिश वाला जो
संविधान है, ओरिजिनल संविधान, वो लिखा था, ठीक है। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी रायजादा इनका नाम है। इन्होंने हर पेज के ऊपर अपना नाम भी लिखा है, ठीक है। तो ये भी याद रख सकते हो आप लोग। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा इनका नाम है, जिन्होंने भारत के इंग्लिश वाला जो वर्जन है उसको, जो ओरिजिनल जिसको लागू किया गया था, उसको सुलेखन किया है, ठीक है। तो 4 इज द करेक्ट आंसर। 5वें नंबर का क्वेश्चन जल्दी बताएंगे कि कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट, उनमें सीटों का जो बंटवारा था डिप्रेस क्लास दलित वर्ग के लिए, वो कैसा था? तो पहले आया कम्युनल अवार्ड, ठीक है, 1932 में रैमसे मैकडोनल्ड ने इसकी घोषणा की, ठीक है। तो उसमें कितनी सीट दी गई थी दलितों को? फिर गांधी जी भूख हड़ताल पे बैठ गए, फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में कुछ चर्चा हुई गांधी जी की भूख हड़ताल को खत्म करवाने के लिए। गांधी जी ने पेशकश की कि इतनी सीट दे देंगे, इसके बदले में आप हिंदुओं के अंदर, हिंदुओं के साथ में ही रहो, अलग मत करो। तो पहले जो है 71 सीट्स दी गई थी, इसके बदले में हिंदुओं के साथ में रहकर ही चुनाव लड़ेंगे दलित, उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा 147 सीट्स के ऊपर में, ठीक है। तो 71 सीट कम्युनल अवार्ड में दी गई थी, ठीक है। अलग से अगर दलित वर्ग हिंदुओं से अलग हो जाता तो, लेकिन हिंदुओं के साथ में रहने के लिए गांधी जी भूख हड़ताल पे बैठ गए थे, तो हिंदुओं को एक साथ रखने के लिए गांधी जी ने फिर 147 सीट्स की पेशकश की, ठीक है। ये याद रखना है आपने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5 में से 5 कितने लोगों के सही हुए ये बता देंगे मुझे? 5 में से 5, 5 में से 4, 5 में से 3, कितना आया है आपका स्कोर? ये बताएंगे आप लोग, 5 में से कितना स्कोर आप लोगों का आया है, ठीक है। नाउ 1922-1923 में मुंगेर में किसान सभा का आयोजन किसने किया था? तो किसान सभा का आयोजन, ठीक है, 1922-23 के अंदर में, ठीक है, शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह के द्वारा कहां किया गया था? ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपका आंसर क्या होगा? चलो मैंने आपको आंसर बता दिया, बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर, मोर देन वन ऑफ दी होगा इसमें। लेकिन ये कहां पर में इन्होंने आयोजन किया था, ये ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो चलिए इसका भी आंसर कर देंगे, रिवीजन भी आप लोगों को साथ साथ में करवा रहा हूं ताकि आप लोगों के आपको याद होता रहे। देखिए कांग्रेस ने 1937 के चुनाव में भाग लेकर कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था? देखो एक है उनका पूर्ण बहुमत, कितने कौन कौन से राज्यों में प्राप्त किया था, और कहां कहां पर में जो है गठबंधन की सरकार बनाई थी, गठबंधन की सरकार जो है उन्होंने बनाई थी, बंधन, ठीक है। तो गठबंधन की सरकार कहां पर में बनाई थी? पूर्ण बहुमत जो है फ्रेंड्स 5 राज्यों के अंदर में मिला था, और 3 राज्यों के अंदर में जो है गठबंधन की सरकार बनाई थी, तो टोटल 8 हो जाता है। ओके, तो 5 राज्य ऐसे थे जहां पर में पूर्ण जो है बहुमत से उनको सरकार बनाने का मौका मिला था। वो 5 राज्य कौन कौन से, वो आप लोग लिख भी सकते हो फ्रेंड्स एकदम स्पीड में, ठीक है। अगर आप चाहो तो मैं लिख भी देता हूं आप लोगों को, तब तक इसका आंसर करेंगे आप लोग R8 का, रिवीजन नंबर 8 का। तो पूर्ण बहुमत जो मिला था 5 राज्य थे, वो थे मद्रास था एक, ठीक है, उसके बाद में एक था सेंट्रल प्रोविंस, एक था यूपी, ठीक है, बिहार, ठीक है, एंड उड़ीसा, ठीक है। तो ये 5 राज्य ऐसे थे जहां पर में पूरी तरह से, ठीक है, इनको बहुमत मिला था, ठीक है। तो ये जो सरकार बनाई थी कांग्रेस ने, कितने समय तक चलाई, कब उन्होंने इस्तीफा दे दिया था? 28 महीने बाद इस्तीफा दे दिया था, ये भी याद रखना है आपने, 28 महीने के बाद में। ओके, भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, ये बता दीजिए जल्दी से आप लोग। केवल 10 लाइक्स दूर है हम लोग 4500 लाइक्स से, तो जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे, और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर करते रहना है फ्रेंड्स। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे भारतीय स्वतंत्रता के समय? भारतीय स्वतंत्रता के समय में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ठीक है, क्लीमेंट एटली। भारत के बिस्मार्क के रूप में किसको जाना जाता है? स्पीड में कमेंट में आंसर करेंगे आप लोग, भारत के बिस्मार्क के रूप में किसको जाना जाता है? बिस्मार्क ऑफ इंडिया। 2 लाइक्स दूर है अब हम लोग केवल 4500 से, फास्ट। तो बताइए यहाँ पर में देखिए, भारत के बिस्मार्क ऑफ इंडिया, बिस्मार्क जो है फ्रेंड जर्मनी के थे, उन्होंने जर्मनी को एकीकृत किया था, वैसे ही भारत को एकीकृत करने का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन कौन से तारीख को आता है, उनको किस नाम से जाना जाता है, उनके जन्मदिन को किस नाम से मनाया जाता है, ये भी आप लोग कमेंट करके मेरे को बताएंगे स्पीड में, ठीक है, किस नाम से उनके जन्मदिन को मनाया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 10 में से 10 कितने लोगों के सही हुए, जल्दी से बताएंगे आप लोग मुझे, 10 में से 10 कितने लोगों के सही हुए? गिने हुए जो है हम लोग क्वेश्चंस को ले रहे हैं। संस्कृत के 4 अध्याय नामक पुस्तक किसने लिखी है? फास्ट, ठीक है। मैं आप लोगों को हिंट दे दूं फ्रेंड्स, इनको राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है, इनको 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, उर्वशी जो उनकी रचना है उसके लिए, ठीक है। उसमें उन्होंने रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र, इस तरीके की रचनाओं की भी रचना की है। तो संस्कृत के 4 अध्याय, रामधारी सिंह दिनकर जी, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी, कौन सी बिहार के कौन सी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे ये? चलो एक बार जल्दी से बताइए आप लोग, रामधारी सिंह दिनकर जी कौन सी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे? देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं, जिसने पूरा सेशन देखा है वो आंसर कर पाएगा। प्लीज रिवाइज जरूर करते रहिए आप लोग सेशन को। ओके, नाउ आंसर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 12वें नंबर का क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में जॉर्ज यूल ने अध्यक्षता की थी? पहली बार जो है फ्रेंड्स एक विदेशी व्यक्ति, ठीक है, ब्रिटिश व्यक्ति ने जो है 1888 के अंदर में, ये 4थे नंबर का सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसके अंदर में अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूल ने, और वो सेशन हो रहा था इलाहाबाद में।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला आपका, ठीक है, याद रखना है आप लोगों ने। तो जॉर्ज यूल पहले विदेशी व्यक्ति जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की इलाहाबाद में 1888 के अंदर, ठीक है। 12वें नंबर का क्वेश्चन। 13वें नंबर का क्वेश्चन जो है, बंगाल विभाजन की घोषणा कौन सी तारीख को हुई थी? घोषणा कौन सी तारीख को हुई थी ये बताना है आप लोगों ने स्पीड में। 3350 से ज्यादा का आप लोगों का चैट रेट चल रहा है फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया। और 4600 लाइक से हम लोग केवल 3 लाइक्स दूर है, तो सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे आप सभी के सभी, ठीक है। बंगाल के विभाजन की घोषणा जो है वो हुई थी 19 जुलाई 1905 को। लागू कब हुआ था बंगाल का विभाजन? आप लोग जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताएंगे। इसी में कहीं तो भी दिया भी है वो, लागू कब हुआ था बंगाल का विभाजन, प्रभावी कब हुआ था, कौन से तारीख को प्रभावी हुआ था, ये भी बता देंगे आप लोग, ठीक है। तो R13 नंबर का क्वेश्चन हम लोगों ने किया। R14 नंबर का 14वें नंबर का क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान पटना का नेतृत्व किसने किया था? पटना के अंदर में सबसे पहले जो है उन्होंने ही बिगुल फूका था, और वो एक बुक सेलर थे, उन्हीं की दुकान के ऊपर में आकर जो है वो योजनाएं बनती थी कि किस तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लिया जा सकता है, ओके। और उनको फांसी दे दी गई थी, डॉक्टर लायल जो है उनकी हत्या के आरोप में। तो 1857 के विद्रोह के दौरान पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? पीर अली खान ने किया था, ये याद रखना। इनको फांसी दे दी गई थी 7 जुलाई 1857 को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले बिहार के पहले व्यक्ति कौन थे? R15 15वें नंबर का रिवीजन क्वेश्चन आपका, जल्दी बताएंगे आप लोग। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले बिहार के पहले व्यक्ति कौन थे? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले बिहार के पहले व्यक्ति, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर। कौन सी रचना के लिए उनको मिला था ये ज्ञानपीठ पुरस्कार? कौन सी रचना थी उनकी, जल्दी से बताएंगे आप सभी। रचना कौन सी थी और ईयर कौन सा था? तो ईयर था फ्रेंड्स 1972 का, बिहार से पहला कोई व्यक्ति जिसको मिला हो, ठीक है। और रचना थी उर्वशी, ठीक है, इसके लिए मिला था इनको, रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ सम्मान। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से आगे कर रहे हो फ्रेंड्स, ठीक है। मैं आप लोगों को बता दूं, मैथ्स एंड साइंस की कल जो है केवीएस, जितने भी बच्चे, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, टीचिंग परीक्षा आप सभी लोगों के लिए फ्रेंड्स। केवीएस का जो कोर्स है बहुत ही जो है एक जो है वाजिब दाम के अंदर में लिख रहा है, जिसके अंदर में हम लोग आपको टॉपर्स बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि जितने ज्यादा जो स्टूडेंट्स है, जो बच्चे हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो लोग ऑलरेडी ले चुके हैं या पढ़ना चाहते हैं टीचिंग परीक्षा से, उनको कैसे हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। तो टीचिंग परीक्षा के ऊपर में केवीएस का पूरा कोर्स अवेलेबल है आपका, पीआरटी का, चाहे आपका 6 to 8 हो, सारे के सारे कोर्सेज। तो आप नीचे में जो नंबर चल रहा है उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हो। साथ ही साथ आपको बता दूं फ्रेंड्स कि संडे के दिन 10 बजे, सुबह 10 बजे, ठीक है, पीआरटी स्पेशल मैराथन आपकी होने वाली है केवीएस की, जिसमें मैथ्स एंड साइंस आपको कराएंगे, ठीक है। तो आप सभी के सभी लोग जो है कल 10 बजे टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल पर आ जाएंगे, और आप लोगों को करंट अफेयर की जो क्लास है कल वो 2 बजे होंगी सक्सेस परीक्षा चैनल पर। तो सक्सेस परीक्षा चैनल को सभी के सभी बच्चे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। 4700 बच्चों ने लाइक कर दिया है सेशन के बीच में ही, ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। R16 जो है हम लोग ये कर लेते हैं फ्रेंड, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को हिमालयन भूल, 15 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये बता देंगे। 15 में से 15 कितने लोगों का आया है, हाथ ऊपर करके बता देंगे और लिख के भी बता देंगे। बताइए, हिमालय जैसी भूल किसने बताई थी? हिमालयन भूल किसने कहा था? ठीक है, असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने कहा था। कौन सी घटना के बाद में? चौरी चौरा घटना के बाद में, ठीक है। चौरी चौरा घटना 4 और 5 फरवरी की रात में हुई थी, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स। चौरी चौरा नाम की जो जगह है वो आपको यूपी में मिलेंगी, यूपी के गोरखपुर में, ये भी याद रख लीजिए, गोरखपुर, यूपी गोरखपुर के अंदर में चौरी चौरा नाम की जगह। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों का बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है कि भारत में कौन से प्रांत में कांग्रेस की मिनिस्ट्री नहीं बनी थी? R17 रिवीजन नंबर 17। कितने लोगों को ये रिवीजन पसंद आ रही है, हाथ ऊपर करके बता भी देंगे मुझे। तो बताइए जल्दी से कि कौन सी वाली कौन से राज्य में मिनिस्ट्री नहीं बना पाए थे, ठीक है, या सरकार नहीं बनाई थी कांग्रेस ने? बंगाल में, पंजाब में, और एक राज्य और है, चलिए एक और राज्य है वो भी बताएंगे आप लोग मुझे। एक और राज्य है, देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं कमेंट के अंदर में। जिसने पूरा लेक्चर अच्छे से देखा है वो तो बहुत आराम से इसका आंसर कर देगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि बंगाल, पंजाब और एक और है सिंध, ठीक है। तो सिंध के अंदर में भी सरकार नहीं बना पाए थे। तो 3 राज्य थे जहां पर में सरकार नहीं बना पाए थे, बाकी के 8 राज्यों के अंदर में कांग्रेस की मिनिस्ट्री ने सरकार बना ली थी, 28 महीने तक चलाए थे। नाउ 18वें नंबर का क्वेश्चन, राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनके निम्नलिखित में से किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? जल्दी से ईयर मेरे को फिर से एक बार बता दो। रिवीजन इज द की टू सक्सेस, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा याद रहेगा आप लोगों को, ठीक है। बताइए जल्दी से बताएंगे आप सभी के सभी फ्रेंड्स, कौन से साल में मिला था और कौन सी रचना के लिए? तो उर्वशी जो उनकी रचना है उसके लिए मिला था। बिहार के पहले व्यक्ति जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर इनका बहुत बड़ा योगदान है। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में युवाओं को प्रेरित करने में इनकी रचनाओं ने बहुत बड़ा काम किया था। बैंक ऑफ कलकत्ता, जिसको बैंक ऑफ बंगाल बाद में नाम दिया गया, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, ठीक है, इनको विलीन करके 1921 में किस बैंक में का नाम दिया गया, ठीक है। और उसी बैंक को
बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम दिया गया, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 के अंदर में। तो आंसर हो जाएगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो था उसको 1921 में बनाया गया था, बैंक ऑफ कलकत्ता जिसको बैंक ऑफ बंगाल भी बोला जाता था, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को मिलाकर, ठीक है। 1955 में गोरेवाला समिति, गोरेवाला समिति की रिकमेंडेशन के आधार पर स्टेट इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, मतलब उसको सरकार ने पूरी तरह से खरीद लिया, ठीक है, और उसका नाम बदल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया, ठीक है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1955 के अंदर में। ये भी याद रखना आप लोगों ने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी पॉइंट आपका, ठीक है। चलिए, R19 आप लोगों ने आंसर किया है फ्रेंड्स। R20 आप लोग आंसर करेंगे, अष्टप्रधान निम्नलिखित में से किसके राज्य प्रबंधन में सहायता करती थी, ठीक है, जल्दी से। 4820 लाइक्स आपने कर दिए हैं, जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर देंगे फ्रेंड्स आप लोग, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि इसी तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लिए जा सके, आप लोगों को ऐसी मेहनत करते रहे हम लोग आप लोगों के लिए, ठीक है, तो आप जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे। और जो लोग टीचिंग परीक्षा के पेड कोर्सेज के साथ में जुड़ना चाहते हैं, अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं, नीचे में आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स, नंबर चल रहा है यहाँ पर में 7611101101 9697884444, इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो अष्ट प्रधानमंत्री परिषद जो है वो शिवाजी के समय काल की थी, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो 20 में से कितना आपका स्कोर आया है, आप बता देंगे मुझे। पीआरटी का बैच कैसे बाय करना है मैं आपको बता दूं कि नीचे में जो नंबर चल रहा है आपका, उस नंबर पे कॉल कर सकते हो आप, या टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए डायरेक्टली, कॉल भी कर सकते हो, या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो उस नंबर पे, अगर कॉल ना लग रहा हो, ठीक है, तो व्हाट्सएप भी आप कर सकते हो इन नंबर के ऊपर में 7611101101 9697884444 7611101101 9697888844 कॉल कर लीजिए या व्हाट्सएप कर लीजिए, टीम आपकी मदद कर देंगी। जितना जल्दी आप पढ़ाई स्टार्ट करोगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है, और आपके लिए सबसे बेस्ट चीज ये है कि जब तक आपकी एग्जाम नहीं हो जाती तब तक आप लोगों का जो है फ्रेंड्स वैलिडिटी आपके पास में रहेगी। आप लोग जो है अभी जो करंट अफेयर है आपका उसके ऊपर में आप लोग जाइए, वहां पर में जो है अपना स्कोर बताएंगे, लिखेंगे आप लोग, और मेक श्योर कि आपने सक्सेस परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, ठीक है, चैनल को लाइक कर दिया, जो सेशन है उसको लाइक कर दिया आपने, नोटिफाई मी का बटन दबा दिया, और कल 2 बजे का अलार्म आप लोग लगा लोगे, ठीक है, हर एक बच्चा, ताकि हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से एनर्जेटिक सेशन कल कर सके। लाइव ओनली क्लास रहेंगी, आपको उसके तुरंत बाद जो है एक टेस्ट मिलेंगी, उस टेस्ट को भी आप लोगों ने देना है, ठीक है। तो सभी के सभी बच्चे जाकर उस सेशन को लाइक कर देंगे, और अपना नंबर भी लिख देंगे कि कितने नंबर का आप लोगों ने लाइक किया है, ठीक है। डन, हाथ ऊपर करके बता दो, लिख देंगे आप लोग वहां जाके कि कितने नंबर का लाइक था आपका, आपको वहां दिखता है ना कि कितने नंबर पे लाइक किया आपने, और नोटिफाई मी का बटन भी दबा देना आपने। चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। अगर सेशन पसंद आया हो तो कमेंट में बता देना आप लोग कि सेशन कैसा लगा आप लोगों को, क्या आप लोग चाहते हो कि ऐसे ही और भी सेशंस लिए जाए, ठीक है। और कल के सेशन के लिए तैयार रहिए आप, कल बहुत ही बढ़िया वाला हम लोग सेशन करेंगे, और इसके बाद आपको कोई भी करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि एक एक ऑप्शन को हम इस तरीके से सेट करेंगे कि हर ऑप्शन से आप कुछ ना कुछ सीख सके, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स 4900 प्लस लाइक्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, और जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे, शेयर जरूर कर देंगे सेशन को। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।